ऑथर्स की बुक में NaDPH2 मिलेगा लिखा हुआ तो भी कंफ्यूज मत होइएगा, और कुछ ऑथर्स के अंदर NaDPH प्लस H प्लस मिलेगा तो भी कंफ्यूज नहीं होगा। ज्यादा बेटर ये है लिखना वैसे तो, NaDPH प्लस H प्लस, ठीक है, गलत कोई सा भी नहीं है। चलिए बच्चों, इन फोटो सिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, आपको पता है जो क्लोरोफिल ए होता है फोटो सिस्टम 2 का, उसका एब्जॉर्प्शन पीक 680 है। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 680 पीक है। अब देखना एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो अपन ने नहीं पढ़ा है। अब मैं एनसीईआरटी की फॉर्मेलिटीज कर रहा हूँ, है ना। वेवलेंथ 680 नैनोमीटर, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट आपको पता है 680 नैनोमीटर, आपको पता है PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन 400 से 700 नैनोमीटर का होता है, 400 से 700 नैनोमीटर का होता है। और ये 700 के आसपास की जो रेंज होती है, 650 700 के आसपास की जो रेंज होती है, ये रेड लाइट की होती है। कॉजिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड, बच्चों इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, जब आप एनर्जी गिराओगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, आउटर ऑर्बिटल में जाने की कोशिश करेगा, एंड जंप इनटू एन ऑर्बिट फार्दर फ्रॉम एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस की अप्रोच से दूर भागने की कोशिश करेगा। द इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर कोई पकड़ने वाला, अगर इसको सफिशिएंट एनर्जी मिल गई, अगर 680 नैनोमीटर की लाइट मिल गई, सफिशिएंट एनर्जी मिल गई, तो ये इलेक्ट्रॉन एटम जो न्यूक्लियस है उसकी रेंज को तोड़कर बाहर चला जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। कहने का मतलब आपको पता है इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, न्यूक्लियस के चारों ओर। ये एनर्जी होती है जो इसको बाउंड करके रखती है यहाँ पर। अगर इसको आपने ये एनर्जी दे दी, जितनी एनर्जी से यहाँ बाउंड है, तो ये यहाँ से अपना कनेक्शन तोड़ के आउटर ऑर्बिटल में चला जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। दिस इलेक्ट्रॉन, फिर इसको कौन पकड़ लेगा, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, कौन पकड़ लेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उसको भी याद करिएगा जो कल अपन ने लिखा था, which pass them to an electron transport system consisting of cytochromes, cytochromes मैं पढ़ा चुका हूँ आपको cytochromes, which passes them to an electron transport system consisting of cytochromes। बच्चों कहाँ फेंक दिया जाएगा इनको, cytochromes में दे दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन कोई कैच करेगा, केस 2 का इलेक्ट्रॉन वाला कौन है, सबसे पहला फियोफाइटिन, याद करिए। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो कैच करेगा वो कौन कैच करेगा बच्चों, फियोफाइटिन, ये आपको याद है। फियोफाइटिन नाम याद करिए, फियोफाइटिन इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और हाइड्रोजन एक्सेप्टर। फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है या हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, फियोफाइटिन इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फियोफाइटिन इज नॉट हाइड्रोजन एक्सेप्टर, फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। फिर वो इलेक्ट्रॉन आगे पास ऑन कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये रहा वो ETS, ETS प्यार से बोले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और उसमें क्या होंगे, साइटोक्रोम्स होंगे। फिगर 13.5 आपको शो कर रखा है। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डाउनहिल, डाउनहिल क्यों है, अपहिल क्यों है, उसकी कहानी मैं आपको बता दूंगा। बच्चों आपने, फिर भी थोड़ा सा एक बार मैं हिंट दे रहा हूँ, आपने रिडॉक्स पढ़ा होगा, क्लास 11th में आपने रिडॉक्स पढ़ा होगा, आपने एनसीईआरटी में रिडॉक्स देखा होगा, तो रिडॉक्स के अंदर पीछे की तरफ जहाँ चैप्टर खत्म हो रहा है, वहां पर एक रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल आपको दे रखा है, जहां पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल करके आपको कुछ दे रखा होगा, SRP, SOP, हाइड्रोजन का 0 लेते हैं। उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो ये प्रोटीन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर, हाइड्रोजन कैरियर जो भी होते हैं, इन सबका भी अपना अपना रिडॉक्स पोटेंशियल होता है, इन सबका भी क्या होता है, अपना अपना रिडॉक्स पोटेंशियल होता है हर किसी का। जैसे आपको पता है लिथियम का सबसे ज्यादा होता है, पॉजिटिव में होता है, पता है ना। अरे हलीना की वो ली के बाबा से काका ने मांगी जमीन, फ्रीज कड़े कोनी सने प्रवाही कूटेगी छापा, याद आ रहा होगा, ये सीक्वेंस है पूरी की पूरी। ली के बाबा से काका ने मांगी जमीन, फ्रीज कड़े कोनी सने प्रवाही कूटेगी छापा, छापा। अरे बात, ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोल दी है मैंने आपके आगे, ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। हाइड्रोजन का अपन लेके चलते हैं 0, आपको पता होगा आपको हाइड्रोजन का, पता है नहीं पता, हाइड्रोजन का क्या लेके चलते हैं, 0 लेकर चलते हैं। अरे सबको बता दूंगा, शांति रखो, है ना। तो ये सारा का सारा होता है, तो इन सब का क्या होता है, रिडॉक्स पोटेंशियल। तो अभी आपको क्या दे रखना है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल, डाउन, देखो बच्चों ये है अपहिल, ये वाला देखो ये है अपहिल, ये ऊपर की तरफ गया इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड अपहिल, ये क्या है, डाउन हिल। ये अपहिल डाउन हिल क्यों है बच्चों, रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेसिस पर, जिसका जहां रिडॉक्स पोटेंशियल मैच करेगा उसकी पोजीशन वहीं रखी जाएगी। अगर जैसे मान लो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ +3 और यहाँ मान लेता हूँ -3, मान लो, मानने के लिए कहा है सिर्फ। अगर मान लो किसी का रिडॉक्स पोटेंशियल और यहाँ 0 है ही, यहाँ 0 है ही, अगर मान लो किसी का रिडॉक्स पोटेंशियल 1 मैच कर रहा है,
1 है, किसी का +1 है रिडॉक्स पोटेंशियल, तो बताओ कहाँ रखोगे? यहाँ रखोगे, ए वाली साइड पर रखोगे या बी वाली साइड पर रखोगे? कहाँ रखोगे मुझे बताओ, एक हिंट दे रहा हूँ मैं बस अभी। कहाँ रखोगे? ए वाली साइड पर रखोगे, सिंपल सी बात है। 3 की साइड पर रख दोगे क्या? क्या 3 की साइड पर रख दोगे क्या? क्या 3 वाली साइड पर रख दोगे क्या? 3 वाली साइड पर थोड़ी ना रख दोगे यार। जिसका जहाँ रिडॉक्स पोटेंशियल मैच करेगा उसको वहीं तो रखोगे। अरे जिसका जहाँ रिडॉक्स पोटेंशियल मैच करेगा वहीं तो रखोगे भैया, सिंपल सी बात है। जैसे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट है, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े-बड़े टावर्स हैं, बहुत बड़े-बड़े देखे होंगे, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें होती है ना? अब जैसे मान लो तुम्हारा बिल्डिंग में 10वें मान लो कि 60 मंजिला बिल्डिंग है, 60 फ्लोर्स हैं उसके ऊपर, मान लो 60 फ्लोर है। आपका जो फ्लैट है वो 10वीं मंजिल पर है, 10th फ्लोर पर है, ठीक है? तो भैया आपकी एंट्री 10वें फ्लोर पे होगी कि या 11वें पे या 9वें पर या 8वें फ्लोर में एंट्री मिल जाएगी आपको? लात पड़ेंगी, दूसरे घर में घुस भी मत जाना, क्योंकि तुम्हारा एनर्जी वहां मैच करती है 10वें फ्लोर पर। तुम्हारा घर 10वें फ्लोर पर है, 9वें 8वें पर नहीं है। घुसे पड़ेंगे वहां पे, सुझा देंगे, तुम्हारी बंदर जैसी कर देंगे 1 मिनट में, चले भी मत जाना। अरे समझ में आ रही है ना बात? सेम यहाँ पर भी है, जिसका जहाँ रिडॉक्स पोटेंशियल मैच करेगा वो वहीं तो रखा जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? सेम यहाँ पर भी यही होता है। This movement of electron is downhill in terms of an oxidation, reduction और redox potential scale। ये आपको समझ में आ गई होगी लाइन, redox potential scale। जब जितने भी इसके अंदर, चाहे PS2 हो, चाहे PS1 हो, चाहे pheophytin हो, चाहे cytochrome B6F हो, चाहे प्लास्टोक्यूनोन हो, चाहे PC हो, चाहे FRS हो, जितने भी होते हैं सबका एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होता है, एक रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल होता है, सबकी अपनी एक वैल्यू होती है। उस वैल्यू के हिसाब से जब हम इन्हें सेट करते हैं तो ये ऐसी सी शेप बनकर आती है, ये ऐसी सी शेप बनकर आती है। अब मैं हर किसी की वैल्यू यहाँ बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपके लेवल पर है नहीं, वो बीएससी के अंदर आएगी, आपकी एमएससी के अंदर आएगी, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने बस आपको हिंट दे दिया है। किसी दिन बहुत अच्छा खासा टाइम होगा, उस टाइम मैं आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया क्योंकि आपने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पढ़ रखा है। बात समझ में आई? अब अगर मैं पूछूं, अब मैं आपसे पूछूं, देखो यहाँ पर भी आप पोजीशन को देखो एक बार। देखो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स PS2 का, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स PS1। तो देखो इन दोनों की पोजीशन में भी चेंज है। चेंज क्यों है ये आप समझ गए होंगे, चेंज क्यों है? क्योंकि दोनों का रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल स्केल है मैच कर रही है, वो वहीं आएगा। अरे बात आई समझ में? ये क्यों रखे गए हैं ऐसे? जिसकी जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वैल्यू मैच करेगी, जो इनकी वैल्यू है, वो वहीं रखा जाएगा। तो लिखा है द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म में? किसी दिन बहुत अच्छा टाइम मिलेगा जब हमारा सिलेबस हो जाएगा, उस टाइम आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा पूरा प्रॉपर वे में। वो बीएससी लेवल का अभी मैं पढ़ाना नहीं चाहता आपको। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। आप इतनी ही लाइन समझ लो। द इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। PS2 का इलेक्ट्रॉन निकला है तो उसने फियोफाइटिन को दिया है, और वो फियोफाइटिन अपने पास नहीं रख सकता उस इलेक्ट्रॉन को, वो आगे पास ऑन करेगा उसको। कल मैंने बात बताई थी, द इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कह रहा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पास ऑन होंगे वो यूज अप नहीं होंगे, वो आगे पास ऑन कर दिए जाएंगे, बट आर पास्ड ऑन द पिगमेंट ऑफ फोटोसिस्टम 1। फाइनली वो किसको मिल जाएंगे? फोटोसिस्टम 1 को। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां से गया अपहिल, देन डाउनहिल, देन अपहिल। अरे बात आ रही समझ में? अपहिल, डाउनहिल, देन अपहिल, ऊपर गया। अब देखो साइमल्टेनियसली, ये बड़ा ध्यान से देखना, साइमल्टेनियसली आपको पता सनलाइट तो एक साथ ही गिर रही होगी, चाहे PS2 हो चाहे PS1 हो, ये बात मैंने बताई थी। लाइट तो एक साथ ही गिर रही होगी, दोनों का इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलेगा। साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 आर आल्सो एक्साइटेड, क्योंकि लाइट तो उस पर भी गिर रही है, आप चेक करो बड़े ध्यान से, लाइट तो दोनों पर एक साथ गिर रही है। PS1 का इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हुआ। जब वो कब निकलेगा उसका इलेक्ट्रॉन? जब उसको वेवलेंथ मिलेगी कितने नैनोमीटर की? 700 नैनोमीटर की लाइट। और आपको पता सनलाइट में होता है 400 से 700 की लाइट होती है। अरे 400 से 700 की रेंज होती है ना सनलाइट में, PAR। तो दोनों का इलेक्ट्रॉन एक साथ गिर रही है लाइट, एक साथ दोनों एक्साइट होंगे। PS1 का इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। तो PS1 का जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए भी एक्सेप्टर था। आपको पता है PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था? FRS, आयरन सल्फर प्रोटीन या फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अगर आपको पता हो FRS, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। कल सारा लिखवाया है आप लोगों को, सारा लिखवाया है।
FRS के अंदर आयरन और सल्फर होता है, इसलिए इसको फेरेडॉक्सिन आयरन सल्फर प्रोटीन भी कह देते हैं। लिखा है आर ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट हैज ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल, जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है। क्यों? देखो ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो सिंपल सी बात है अपहिल हो गया, क्योंकि इसका रिडॉक्स पोटेंशियल हाई है। इससे फोटो सिस्टम 1 से ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल किसका हाई है? FRS का। द इलेक्ट्रॉन्स आर मूव डाउन हिल अगेन, फिर देखो डाउन हिल, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव करेंगे डाउन हिल। द इलेक्ट्रॉन्स आर देन मूव डाउन हिल दिस टाइम टू ए मॉलिक्यूल, फाइनली ये इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे? दिस टाइम टू ए मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADP+। मैंने बताया था फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा? NADP+, और NADP+ इज कन्वर्टेड इनटू NADPH। अरे बात समझ में आ रही होगी। द एडिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस NADP+ को इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो NADP+ का क्या हो गया? रिडक्शन। किस में रिडक्शन हो गया? NADPH+ H+ में। ज्यादा बेटर मैंने कहा था ये ही लिखना है, NADPH+ H+। कुछ ऑथर्स NADPH2 लिख देते हैं। बात ना समझ में आए तो रोक देना, मैं दोबारा समझा दूंगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे सिलेबस खत्म कराना ही नहीं होता जल्दबाजी में, ये जान लेना। ना समझ में आए तो रोक देना मुझे। ये अपहिल डाउनहिल का खेल समझ में आया तुम्हें? अपहिल डाउनहिल का खेल समझ में आया तुम्हें? अपहिल डाउनहिल, अपहिल डाउनहिल, वही सिंपल सी बात भैया, जिसका जहां मैच होगा उसको एंट्री वहीं मिलेगी, ये जान लेना, उसको एंट्री वहीं मिलेगी, यही होता है, सिंपल सी बात है। क्लियर है? This whole scheme of transfer of electrons starting from the PS2 uphill to the acceptor, down the transport to the PS1, कह रहा है the whole scheme of transfer of electron, कह रहा पूरी स्कीम को देखो आप, starting from the PS2, कहाँ से खेल स्टार्ट हुआ? PS2 से स्टार्ट हुआ, uphill to the acceptor, देखो uphill, ये uphill, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, देखो कह रहा this whole scheme of transfer of electron starting from PS2 uphill to the acceptor, this is uphill, uphill, down द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, डाउन हिल दिखाई दे रहा होगा, टू PS1 तक पहुंच गया। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर, अपहिल, एंड फाइनली डाउन हिल, तो बोलो भाई, तो इससे रिड्यूसिंग इट टू NADPH+ H+, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? NADP। अगर आपसे कोई पूछे जेड स्कीम में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? NADP+। क्या ये इलेक्ट्रॉन वापस आया? क्या PS2 का जो इलेक्ट्रॉन निकला, क्या वो वापस लौट कर आया इसके पास? नहीं आया, साफ दिखाई दे रहा है। तो बताओ ये साइक्लिक हुआ या नॉन साइक्लिक हुआ? ये साइक्लिक हुआ या नॉन साइक्लिक हुआ? दिस इज नॉन साइक्लिक। ये साइकिल हुआ कि नॉन साइक्लिक? दिस इज नॉन साइक्लिक। ये हुआ साहब नॉन साइक्लिक। और बच्चों इसकी शेप कैसी है? जेड शेप। बच्चे कहते हैं एन शेप है, एन शेप नहीं है, आप इसको थोड़ा उल्टा करके देखो तो ये आपको जेड दिखाई देगा, चेक करो। इसकी शेप कैसी है बच्चों? जेड शेप, जेड स्कीम इसको बोलते हैं, दिस इज जेड शेप। जेड स्कीम क्यों खेल, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसको जेड स्कीम क्यों कहते हैं, ये शेप क्यों आती है? ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप। जेड स्कीम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक शेप है। और ये शेप किस कारण से आई है? नीचे लिखा हुआ है उसका रीजन। दिस शेप इज फॉर्म्ड when all the carriers are placed in a sequence of a redox potential scale। ये वही बात है जो मैं आपको समझा रहा था इतनी देर से, बच्चों के भेजे में नहीं घुसती ये बात समझ में आई आपको? बच्चों हर किसी का एक अलग वैल्यू होता है। अरे आप वो देखो ना, आप अपने रिडॉक्स वाले चैप्टर में जाकर देखना, जितने भी एलिमेंट अरेंज हैं यहाँ पर, क्या सबका रिडॉक्स पोटेंशियल सेम है क्या? मुझे ये बताओ, सबका रिडॉक्स पोटेंशियल सेम है क्या वहां पर? नहीं, सबका अलग अलग है। आप चेक करना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको पता है। अगर आपको SRP पता है तो आप SOP निकाल दोगे। SRP इज नेगेटिव ऑफ SOP, पता होगा। नेगेटिव ऑफ SOP आपको पता होगा। अगर SRP पता है तो SOP निकाल लोगे, और SOP पता है तो SRP निकाल लोगे। ये केमिस्ट्री वाले कराते हैं भाई, मेरा काम नहीं है ये, है ना? तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को। कह रहा है ये शेप इसलिए आई है कि जितने भी कैरियर्स हैं, जब इन कैरियर्स को आप रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर उनकी वैल्यू के हिसाब से अरेंज करोगे तो ये शेप कैसी बनेगी? जेड शेप बनेगी, इसलिए इसे जेड स्कीम कहा गया है। अरे बात समझ में आ रही? क्वेश्चन आता है कि जेड स्कीम को जेड स्कीम क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी दिस शेप इज फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब जितने भी कैरियर्स हैं, जब हम इनको
रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर अरेंज करेंगे, किसी दिन मुझे टाइम मिलने तो बहुत अच्छा खासा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनते हैं। प्लेस इन अ सीक्वेंस ऑन अ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। लेकिन आपके लेवल पर तो इतना ही आएगा, वो पूछेगा भी नहीं वैसे तो आपके लेवल पर। आपके लेवल पर जितना एनसीईआरटी में यही आएगा। कहीं पे भी नहीं पढ़ाते आकाश एलन, कहीं पे भी नहीं पढ़ाते उन चीजों को, लेकिन मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बाद में जरूर पढ़ाऊंगा उस चीज को। वो बीएससी का है, एमएससी का है, पीएचडी का है, सब जगह पढ़ना पड़ता है उसको। बोलो भाई, ये बात क्लियर है? बोलो भाई, ये बात क्लियर है? फिर समझ लो, फिर समझ लो। अच्छा बच्चों, PS1 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 का जो इलेक्ट्रॉन निकला था उसकी कमी को पूरा करा PS2 ने। आप चेक कर लो, PS1 के इलेक्ट्रॉन की कमी को कब पूरा करा? PS2 ने। लेकिन PS2 का जो इलेक्ट्रॉन निकला, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन जा किसका रहा है? ये इलेक्ट्रॉन जा किसका रहा है, पहले तो ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन जा किसका रहा है? कि Mg का, ये मत भूल जाना। अबे क्लोरोफिल ए का, और क्लोरोफिल ए में भी किसका? Mg का। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी मेटल्स की ही होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी मेटल्स की ही होती है, तो ये उसी का जा रहा है। बोलो भैया, क्लियर है? क्लियर है सर? अब भैया PS1 की कमी को तो PS2 ने पूरा कर दिया, अब PS2 भी बौखला जाएगा कि भैया मेरी कमी को कौन पूरा करेगा। तो लगातार ये चेन बनी रहे, इसलिए यहाँ पर वाटर टूटता है। ये देखो H2O टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन, जो कल मैंने एक रिएक्शन लिखी थी, बच्चे कह रहे थे क्या लिखा है आगे पीछे, 2 इलेक्ट्रॉन 2H+ और ये नेसेंट ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन। ये रही वो नेसेंट ऑक्सीजन। और आपको पता है इस नेसेंट ऑक्सीजन को किसने पकड़ा था? कैरोटीन ने, अगर आपको याद आ रहा हो। इस नेसेंट ऑक्सीजन को किसने पकड़ा था? कैरोटीन ने पकड़ा था, और उसको मोलिकुलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कराया था और उसको बाहर फेंका था। क्योंकि अगर ये नेसेंट ऑक्सीजन क्लोरोफिल ए के चपेटे में आ गई तो उसको खत्म कर देगी, उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अरे बात आ रही है समझ में? याद आ रहा है? पुरानी बातें याद आ रही हैं आप लोगों को? पुरानी बातें याद आ रही हैं? तो बड़े ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, बड़े ध्यान से देखो। एग्जामिनर क्या बना नहीं है ऐसा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है ना? और व्हाट इज दिस? अगर मैं कहूं A B C और D, बताइए A क्या है? व्हाट इज A? व्हाट इज A? A is PS2. A is PS2. What is A? A is PS2. PS2. What is B? What is B? What is B? PS1. What is B? B is PS1. What is B? PS1. What is C? What is C? C क्या है? What is C? C is ETS. Electron Transport System. What is C? And what is D? What is D? OEC. OEC. Oxygen Evolving Complex. कल याद आ रहा होगा, कल लिखवाया था मैंने आपको, OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। अरे मुश्किल लग रहा है क्या चैप्टर भाई? चैप्टर मुश्किल लग रहा है क्या? बहुत स्लो कर रखा है मैंने चैप्टर, बहुत स्लो कर रखा है, बहुत स्लो, कि आराम आराम से तुम्हारी 2-2 3-3 बार बुलवा बुलवा के क्लास में याद करवा लो। बोलो भैया, समझ में आया है ना? बच्चों इलेक्ट्रॉन कैसे गया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कैसे गया? अपहिल, पहले अपहिल, 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 फिर डाउनहिल, फिर अपहिल, देन डाउनहिल। क्लियर है? और शेप कैसी आती है नॉन साइक्लिक में? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की शेप कैसे आती है? जेड शेप। ये शेप क्यों आती है ऐसी? क्योंकि जितने भी कैरियर्स हैं, जब हम इनको रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर अरेंज करेंगे इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो ये शेप कैसी आएगी? जेड शेप आएगी। दिस शेप इज फॉर्म्ड व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस। लिखा ना, इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब पहले ये, पहले ये, पहले ये, उसके बाद ये, पहले इसको मिला, फिर उसको मिला, फिर उसको मिला, जिसको भी जो भी मिला, जैसे जैसे भी मिला वो आपको पता ही है। इस पर अरेंज करोगे, एक रिडॉक्स पोटेंशियल इसके पर अरेंज करोगे तो। बोलो भाई, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई, मेरे हिसाब से पॉइंट क्लियर है बॉस।
मेरे हिसाब से पॉइंट क्लियर है। किसी को डाउट है तो बोलो भाई, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो साहब। मैंने पूरा समझाने की कोशिश करी, एकदम क्लियर है भाई। चले बच्चों, बच्चों स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वो डायग्राम बहुत अच्छे से देख लेना भैया। नीट में बच रहा है डायग्राम, नीट एम्स में तो आ चुका है, एम्स में तो फोटो आ गया है भाई, वो नीट में नहीं आया। एम्स का मैं बता देता हूँ कब आया है, मैं बता देता हूँ ईयर। एक मिनट रुक जाओ, मैं लिख लेता हूँ इनके भी ईयर सबके। एम्स में तो ये फोटो आया है, नहीं ये वाला नहीं आया, वो दूसरे वाला था, ये वाला नहीं आया, ये नहीं आया, ये वाला नहीं आया भैया। तो इस पे लगा लो, ये नीट में भी नहीं आया, अभी एम्स में भी नहीं आया। नीट और एम्स दोनों में नहीं आया, तो इसमें 2021 लिख दो भाई। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो जो पॉइंट बच रहे हैं वहां से क्वेश्चन बन सकता है। चले भैया आगे, चले भैया आगे, चले साहब। वह मजा आ रहा है तुम्हें पढ़ने में, समझ आ रही है तुम्हें पढ़ने में, बोलो। संस्कार पल्ले पड़ रहा है तेरे? संस्कार, विक्रांत, अमन, राहुल, आरिफ, सचिन ना। अच्छा, आराम आराम से पढ़ते हो, कभी कोई दिक्कत हो बता देना। मैं इनको ना, जैसे अभी तो ये हंसी मजाक वाले होते हैं अपने वीडियो बीच बीच में, तो कहोगे तो ये भी डाल दूंगा, और नहीं तो ना फिर मैं इनको अलग से बना के पूरा बनाऊंगा, और वो भी मैं अपलोड कर दिया करूंगा, तो आप लोग देख लेना। ठीक है भाई, कैमरा बंद करो नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए सर, अब आता है बच्चों स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर पे क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मिनरल न्यूट्रिएंट में भी इसकी चर्चा चलेगी। मैं भी मिनरल न्यूट्रिएंट वाले चैप्टर नंबर 12, है ना। अभी कहाँ यूट्यूबर हो गया, मुझे तो कुछ भी ना पता यूट्यूब का। एक स्टूडेंट को दिया है, वही संभालेगा उसको अभी तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। बच्चों, यू वुड देन आस्क हाउ डज PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली। क्या आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि PS2 लगातार इलेक्ट्रॉन कैसे सप्लाई कर रहा है भाई? क्या PS2 के पास भंडार है इलेक्ट्रॉन्स का? भंडार तो नहीं है भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स का। फिर जो PS2 के इलेक्ट्रॉन गए, क्योंकि आप देखो लगातार PS2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, तो ये PS2 के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस कौन कर रहा है? आप एक एक लाइन पढ़ के तो देखो, आपको समझ में आएगा। द इलेक्ट्रॉन्स दैट वर रिमूव्ड फ्रॉम द PS2 मस्ट बी रिप्लेस्ड। दिस इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये कहां से हुआ है, ये कैसे रिप्लेस हुए? रिप्लेस, दिस इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से कमी पूरी है, आपको दिख भी रहा है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड, मार्क कर लीजिएगा, विद PS2। कितनी कितनी बार पूछा जा चुका है, पता नहीं कितनी बार। जब वाटर स्प्लिट होगा तो ऊपर दिख भी रहा है क्या रिएक्शन चलेगी। ऐसे टूटता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2H+ और नेसेंट ऑक्सीजन। अब केमिस्ट्री वाले हो, इतना तो जानते हो। दिस क्रिएट्स ऑक्सीजन, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का नेट प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, आपको पता है। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस हो रहा है, और देखो, और ये एक्सपेरिमेंट पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि जो ये ऑक्सीजन इवॉल्व होती है ये वाटर से आती है। द इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव्ड फ्रॉम द फोटोसिस्टम 1, कह रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल किया जाएगा उन इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस करने के लिए जो फोटो सिस्टम से 1 से निकले। यानी फोटो सिस्टम 1 की कमी को पूरा करा फोटो सिस्टम 2 ने, और फोटो सिस्टम 2 की कमी को पूरा करा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ने। बैलेंस रिएक्शन कर दो, 2H2O 4H+ O2 + 4 इलेक्ट्रॉन। We need to emphasize here that water splitting complex is associated with the PS2। 2 बार ये बात आ गई है, देख लो ऊपर नीचे, तो इम्पोर्टेंस आप इसी चीज से अंदाजा लगा लो। We need to emphasize here that water splitting complex is associated with PS2। भूल मत जाना भाई साहब, भगवान कसम कह रहा हूँ, विकलांग कोटे में सीट भरनी पड़ेगी मेडिकल की, टांग तोड़ दूंगा सालों की, जान लेना। Which is itself physically located on the inner side of the membrane of the thylakoid। कल वाला फोटो देखो, कल जो हमने फोटो बनाया था, आपको पता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, थाइलाकोइड इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, आपको पता है। थाइलाकोइड इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, आपको पता है। और उसके इनर साइड यहाँ पर था वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, चेक कर लो वो फोटो। इसीलिए वो कल मैंने फोटो बनवाया पहले आप लोगों से, कि आप लोगों को जब मैं ये पढ़ूं तो आपके दिमाग में वो इमेज बनी रहनी चाहिए, तब जाकर आपको समझ में आए। अगर भाई साहब मैं ये रीड करता ना सिर्फ अकेला, तो आधे से ज्यादा को पल्ले नहीं पड़ता।
बात आ रही है समझ में? आधे से ज्यादा को पल्ले नहीं पड़ता कि क्या कहानी चल रही है, इसलिए कल वो फोटो बनवाया, उसके ऊपर क्वेश्चन लगाया, और जो मैंने स्टेटस में क्वेश्चन लगाया ना, वो इस साल नीट 2020 का क्वेश्चन था, वो फर्स्ट में जो पहला पेपर हुआ, नीट 2020 का पेपर का क्वेश्चन था, और आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो, चेक कर लेना। क्लियर हुआ भाई? देन कह रहे देन वेयर आर द प्रोटॉन्स एंड O2 फॉर्म लाइकली टू बी रिलीज्ड। कह रहे देन वेयर आर द प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन्स है यानी ये H प्लस जो है, और O2 तो निकल जाएगी, O2 तो गैस है, O2 तो निकल जाएगी। कह रहा है देन वेयर आर द प्रोटॉन्स एंड O2 फॉर्म लाइकली टू बी रिलीज इन द ल्यूमेन। कह रहा ल्यूमेन में, हाँ H प्लस तो ल्यूमेन में ही रहेंगे, वो आपको पता भी है, कल देखा था आपने, H प्लस तो ल्यूमेन में ही पड़े रहेंगे। और कह रहा है देन वेयर आर द प्रोटॉन O2 फॉर्म लाइकली टू बी रिलीज इन द ल्यूमेन और ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के आउटर साइड तो वो बाद में जाएंगे, पहले तो वो ल्यूमेन में इकट्ठे होंगे, फिर उसके बाद F0 F1 आएगा, उसके बाद वो बाहर जाएंगे, ग्रेडियंट ब्रेक होगा। O2 तो गैस है, वो तो निकल जाएगी। बोलो भाई, ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई। बोलो भैया, डन? हाँ देख लो देख लो। देख लिया? डन भैया? आओ फटाफट से 1 मिनट के बाद फिर आगे की बात करते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक की। अब बात करते हैं पूरा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक की। आ जाओ, आज पूरा रीड। समझ आया भाई प्यारे बच्चों? अब देखो बड़े ध्यान से, अब बड़े ध्यान से देखो बच्चों। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहीं से रेडी करवा देता हूँ, स्प्लिटिंग वाटर। चैप्टर नंबर 12 में जाओ,
चैप्टर नंबर 12 में जाओ, इससे पहले वाले चैप्टर में। बच्चों, जो वाटर स्प्लिटिंग होती है, इसके लिए एक एलिमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, Mn और Mn और Cl में भी अलग अलग आ जाए तो Mn और Cl में भी अलग अलग आ जाए तो Mn। जाकर देखो आप मिनरल, जाके देखो, वहां पर लिखा होगा। रुको मैं ही खोलता हूँ, तुम लोगों के भरोसे तो हो लिया काम। तुम्हारे जन्म में हुए बच्चे पैदल चलेंगे क्या कभी? कईयों के बात समझ नहीं आई, क्योंकि कईयों के बात समझ नहीं आई, कईयों के बाउंस कर गई बात। इस बात पे भी हंस लो। सही बात है। देखो, एक mg का क्वेश्चन तो ये रहा। देखो, एक क्वेश्चन तो ये रहा, मैग्नीशियम इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। और थोड़ा राइबोसोम जिन्होंने पढ़ रखा था उनको भी ये पता चल जाएगा, हेल्प टू मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। चैप्टर नंबर 12 11वीं के सिलेबस से हट गया है इस साल, लेकिन फिर भी हमें पढ़ेंगे, पता नहीं हट गया नहीं हट गया, लेकिन शायद हट गया, लेकिन पढ़ेंगे अपन जरूर। मैग्नीशियम इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, आपको पता है Mg बीच में होता है। ये मैंने बनाया था उस दिन, अगर आप लोगों को पूरे रिंग दिखाई थी, मैंने कहा था ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ये Mg। ठीक है भैया, एक तो ये हो गया क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और डायरेक्ट अगर आपको आता है, आपको याद है तो आप ठोक दोगे, और अगर आपको याद नहीं है तो पेपर आपको ठोक देगा। ठोकोगे तो जरूर, या तो पेपर को तुम ठोको या तुम पेपर को ठोको। अब Mn, मैग्नीज, ये देखो Mn, बच्चों Mn। अब देखो, हाँ, द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज, स्टार लगा लेना और उसको फोटोसिंथेसिस में भी लिख लेना, इस लाइन को अपने नोट्स में भी लिख लेना, कम से कम 2 बार। जो मोटी बुद्धि के है ना, तो उनको 2 बार में तो याद हो ही जाएगा, मेरी तरह जिनकी मोटी बुद्धि है। द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन इज इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ, मेरी तरह मैं ही मोटी बुद्धि था। हाँ भाई, अपन क्यों, कुछ होते हैं ना वो लंबी लंबी फेंकते हैं, "ओ भाई हम बहुत इंटेलिजेंट थे, ओ भाई हम ये थे, हम टॉपर थे, यूनिवर्सिटी टॉपर थे"। अबे चल, हम तो बैक बेंचर थे। हाँ हाँ, सही बात है भाई। भाई तुम टॉपर हो गए भी तुमने क्या उखाड़ लिया? सही बात है, तुमने टॉपर हो गए भी क्या उखाड़ लिया, तुमसे अच्छे तो हम हैं। टॉपर बन के कुछ उखाड़ लिया, कुछ कहते हैं हम पीएचडी कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हम ये कर रहे हैं। अबे नहीं, मैं मोटी बुद्धि था भाई। भाई तुम यकीन, तुम तो सालों, एक तो तुम्हें तुम्हें पता नहीं तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं होता। अब मैं ऐसे बोलूं मैं बहुत इंटेलिजेंट था, फिर यकीन कर लोगे? ये बोलो मैं बहुत इंटेलिजेंट था भाई, मैं दिन रात किताबों में घुसा रहता था। अरे बस, हाँ फिर देखो ये भी यकीन नहीं करोगे। अबे यार, मैं भाई मैं रियलिटी बताऊं, 12th जब तक मैंने करी ना, मुझे नहीं पता था हमारे सब्जेक्ट कितने हैं साइंस में। अरे बस, कह रही यार झूठ कह रही हो। हाँ, सही है। टीचर ऊपर पढ़ा रहा है, मैं रंग दे बसंती देख रहा हूँ। टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं और मैं रंग दे बसंती देख रहा हूँ। अपनी तो पाठशाला, अपनी तो पाठशाला, ये अपनी तो पाठशाला, जोश आ गया मेरे को। पहले क्या था, गवर्नमेंट स्कूल में एक स्कीम थी, अरे झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची बोल रहा हूँ, माँ कसम ये थे, विद्या पढ़ाई कसम। स्कूल में ना
पहले एक स्कीम आई थी कि सैटरडे सैटरडे बच्चों को मूवी दिखाएंगे। और मैंने साली रंग दे बसंती देखी नहीं थी। जब भी देखूं कभी या तो केबल चला जाए, पहले टीवी नहीं था, कभी केबल चला जाए, कभी कुछ हो जाए, तो पहले एक सर्कुलर आया था। और हमारे स्कूल में शक्ति नगर नंबर 1 में पूरा हॉल है, तो उसमें पर्दा वर्दा लगा के दिखाते थे। और हम स्कूल में थे नहीं, और मतलब स्कूल में थे, मतलब कि स्कूल में नहीं थे, क्लास में नहीं थे। तो रंग दे बसंती लग रही। इंग्लिश के टीचर यहाँ, अब वो प्रिंसिपल से रिटायर रिटायर तो नहीं हो, अभी हैं, बंगाली कॉलोनी से जाते थे इंग्लिश के टीचर, उनका पीरियड। भाई हमारी हमारी इंग्लिश तो ऐसी शानदार थी। मेरा दोस्त आया, भाई इंग्लिश का टीचर का पीरियड है। मैं कहा सुन बे इधर आ। और मूवी चल रही है सामने, रंग दे बसंती, आमिर खान का सीन चल रहा है। अपनी तो पाठशाला, अपनी तो पाठशाला। मैं कहा इधर आ बेटा, आज से पहले कितनी बार गए हम क्लास में? बोले भाई एक बार भी नहीं। मैं कहा तो आज कौन सा जाएंगे भाई, मूवी एंजॉय कर, बैठ तू भी। पूरी मूवी वही देखी हमने, पूरी मूवी वही देखी हमने, वही बैठ के मूवी देखी। हाँ, पूरी मूवी वही देखी, जोश आ गया भाई लास्ट में। खड़े हो गए भाई साहब, जनगण मन वगैरह सब गा दिए भाई साहब, पूरी क्लास देखे। सल्यूट मार रहा हूँ भाई साहब, तेरी हंस क्यों आ। फिर मेरा सपना आया, फिर मैं कहा आर्मी वार्मी में जाऊंगा फिर मैं। फिर आधे घंटे के बाद जब छुट्टी हुई स्कूल की, तो सपने अपने सब धुल गए। सपनों की भी छुट्टी हो गई। फिर मैंने जोश जोश में एनडीए का फॉर्म भरा। हाँ, फिर मैंने एनडीए का फॉर्म भरा। तुम्हारा भाई एनडीए में जाता। हाँ, तुम्हारा भाई एनडीए में आता, लेकिन एनडीए, हाँ एनडीए का मैंने फॉर्म भरा। मुझे एनडीए पसंद था, लेकिन एनडीए वालों को मैं पसंद नहीं था, उन्होंने मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं भेजा। ओ भाई। मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं आया था भाई। जेलस पीपल। बोले तुम महान लोग हैं, तुम आर्मी में आके क्या करोगे? उन्हें पता था पाकिस्तान एक बार में ही खत्म हो जाएगा, ये सारे खत्म कर दूंगा एक बार में। हाँ, मैंने बहुत मजे लिए हैं स्कूल में, बहुत मजे लिए हैं, जैसे कहते हैं ना, मजे बहुत लिए मैंने, लाइफ जी है मैंने लाइफ अपनी। भाई सच्ची में एडमिट कार्ड नहीं आया मेरा। ये तो ऑनलाइन अब स्टार्ट हुए हैं, 2012 14-15 से स्टार्ट हुए हैं ऑनलाइन। पहले ऑफलाइन फॉर्म होते थे। बहुत, अरे बहुत भाई बहुत। लाइव शक्ति नगर नंबर 1 की तो याद है, 98-94 जितना गया था मैं शक्ति नगर नंबर 1 में। और फिर आज भी शक्ति नगर के जो टीचर हैं आज भी जानते हैं बहुत अच्छे से। लड़ाई झगड़े नहीं करे मैंने, लड़ाई झगड़े नहीं करता था, मेरा नेचर नहीं है लड़ाई झगड़े का। लोगों ने वैसे ही बदनाम कर रखा है मेरे को। मेरा नेचर है, फ्रेंडली नेचर है मेरा, मैं दोस्त बनाना पसंद करता हूँ। लोगों ने वैसे ही बर्बाद बदनाम कर रखा है मेरे को। कोई बात नहीं। हाँ, मैं लड़ता नहीं हूँ भाई। सच्चे। हाँ, मैं बताओ गलत चीज के लिए नहीं धमकाया, मैं हमेशा जब भी धमकाता हूँ पढ़ाई के लिए धमकाता हूँ, पढ़ाई के लिए धमकाता हूँ, उसके अलावा नहीं धमकाता मैं। चेक कर लो चाहे। वो पढ़ाई के लिए भाई इसीलिए धमकाता हूँ, मैं रियलिटी बताऊँ, फैक्ट बताता हूँ, तुम्हें सुनो। मैं पढ़ाई के लिए इसलिए धमकाता हूँ कि भाई साहब, कि ना, तुम, मैं बता देता हूँ चलो वो बात। मैं इसलिए धमकाता हूँ भाई कि तुम्हारा जीवन सेट हो जाए। मेरा लालच तुमसे फीस इकट्ठा करना नहीं है भाई। आप यकीन मानना, क्लास ले रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। फीस इकट्ठी करने पर आया ना भाई साहब मैं, तो इस इलाके में कोई माइका लाल नहीं है मेरे टक्कर का, ये जान लेना। हाँ, यानी 4 टीचर मिल जाएंगे ना, उतना अकेला फीस इकट्ठी कर दूंगा मैं, अगर फीस इकट्ठी करने में। 1 महीने की कह रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे को करना नहीं। मैं पढ़ाता हूँ दिल से, मैं पढ़ाता हूँ मन से। मैं बिजनेस की तरह नहीं पढ़ाता हूँ, बिजनेस की तरह नहीं पढ़ाता, मैं दिल से पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं सब्जेक्ट को फील करके पढ़ाता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि बच्चा भी पढ़े वैसे, और मैं चाहता हूँ बच्चा सेलेक्ट हो, बच्चे का कटे ही नहीं बस। क्योंकि भाई हमें तो गाइडेंस नहीं थी, मैं रियलिटी बताऊँ, मेरे को गाइडेंस नहीं थी, हमारा बैकग्राउंड भी नहीं था ऐसा कोई, है ना? तो मेरे को तो गाइडेंस नहीं थी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा ऐसे गाइड बनूं, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊं, तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाऊं, है ना? तुम्हारे साथ एक फ्रेंडली नेचर रखूं,
कि तुम अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सको, इसलिए करता हूँ ये काम। बात आ रही समझ में? ये है अंदर की बात। और बेटा जिस दिन फीस इकट्ठी करने में है ना, इतने वेटिंग में ना, इतने बच्चों का तो मैं एडमिशन ही नहीं लेता। मैं रियलिटी बताऊं, परसों नरसों की बात बताऊं, है ना, परसों नरसों एक बच्चा है, केवी वेवी का है शायद कोई, उसके पापा का फोन आया, बोले सर क्लास लेनी है, मतलब 3-4 दिन पहले की बात है, फ्राइडे सैटरडे की। मैं कहा बड़ी जल्दी सर आंख खुल गई, 12th का है। बोले सर फीस बताओ। मैंने ऐसे ही मजे मजे में बोल दिया, मैं कहा सर 35,000। सुन, मैं देख, मेरे को लग रहा था कोई मजे ले रहा है। मैं कहा 35,000, सुनो बेटा ध्यान से। मैं कहा सर 35,000, ठीक। बोले सर ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सर कह रहा सर ओके, कोई, मैं तेरी बहन की, मैंने फोन काट दिया। मैं कहा सर ओके। मैं कहा भाई साहब हद है। हाँ सच्ची। और उस बंदे का फोन आ रहा है अब तक, बोला सर क्लास दे दो। हाँ जी, मुझे खुद को यकीन नहीं हो, यहाँ का बच्चा, हाँ बोला अभी भी क्लास दे दो। हाँ रात एक बार में, लड़का नहीं था, पापा थे उसके। और वो लड़का यहाँ का नहीं है, वो लड़का है वहाँ का, पता नहीं कौन से शालीमार का, वो उसका केवी वाला, ये शालीमार बाग वाले का लड़का है, शालीमार बाग का कोई। मैं कहा वाह। और उन्हें फिजिक्स भी पढ़नी थी, उन्हें केमिस्ट्री भी पढ़नी थी, उन्हें मैथ्स भी पढ़नी थी, उन्हें सब पढ़नी थी। हाँ नाम नहीं पूछा मैंने लड़के, पापा से बात हुई थी मेरी सिर्फ। तो बहुत बैठ, अरे बहुत आते हैं, ये तो एक है, बहुत आते हैं बहुत। अब एक बताता हूँ, एक छोटी सी बात चली है। मैंने लॉकडाउन में पढ़ाया दुबई के लड़के को, ज्यादा दिन तो नहीं पढ़ा पाया क्योंकि एक इशू हो गया था बीच में। हाँ, ऐसे ऐसे आते हैं। दुबई, सीबीएसई स्कूल दुबई में, जीडी गोयनका का था, पता नहीं कौन से का था, पर क्लास। बहुत आते हैं, अगर पैसा कमाने पर आया ना तो बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। बताया था ना मैंने आप लोगों को। हाँ हाँ, वहाँ स्कूल, अबे तुम्हें, भाई तुम क्या मान रहे हो, यहाँ से वहां से ज्यादा यहाँ इंडियन रहते हैं वहां पर। क्या बात कर रहे हो तुम, वहां सीबीएसई चलता है मेरे भाई, क्या बात कर रहे हो तुम, किस नशे में बैठे हो। सीबीएसई स्कूल्स है वहां पे, आईआईटी का सेंटर पड़ता है वहां पे, तुम्हें पता क्या है। आईआईटी का सेंटर पड़ता है वहां पे, पता क्या है तुम्हें, कहाँ बैठे हो तुम साले संतनगर बुराड़ी में ही मर जाओगे तुम, मुझसे बाहर निकलो। उसकी क्लास हो नहीं पाई थी फिर दुबई वाले लड़के की। हाँ अमेठी भी, बिल्कुल सही, अमेठी का कैंपस भी है। और तो और छोड़ो, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट भी खुल गया वहां पर, क्या मानते हो आप। एलन करियर, एलन है ना, एलन, आकाश एलन, एलन भी खुल गया है वहां इस साल। क्या मानते हो यार तुम, कहाँ बैठे हो। हाँ बिट्स भी है, बहुत है, ये है बिरला इंटरनेशनल स्कूल भी है, सारे स्कूल है, सीबीएसई स्कूल है वहां पे, सब कुछ है। तो तो भैया मैं पढ़ाता हूँ फील करके सब्जेक्ट, कल को तुम्हारी कमांड बने अच्छे। तो चलिए क्लोरीन, एक तो हुआ बच्चों एमएन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में हेल्प करता है, और दूसरा है क्लोरीन। क्लोरीन, एक और लिखा है इट इज इसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, अ रिएक्शन दैट लीड्स टू ऑक्सीजन एवोल्यूशन। अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि वाटर स्प्लिटिंग जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है, देन योर आंसर विल बी एमएन एंड सीएल बोथ। अगर ऑप्शन में बोथ नहीं है और ये अलग अलग आए हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे एमएन को। सुन लेना बड़े ध्यान से क्या बोला है, कान खोल के, बड़े ध्यान से कान खोल के सुन लेना। अगर दो दो के पेयर बना के दिए, जैसे ऐप से दे दिया एमएन सीएल, फिर तो कोई बात ही नहीं है। जेड एन एमएन, फिर तो कोई बात ही नहीं है, समझ रहे हो ना। बोरॉन, मोलिब्डेनम, तब तो आंसर साफ साफ दिख रहा है, यही जाएगा। अगर अलग अलग दिया है एमएन सीएल बोरॉन और फॉर मोलिब्डेनम, देन योर आंसर विल बी एमएन, क्योंकि इसका बेस्ट डिफाइंड फंक्शन है। मेरे हिसाब से बात क्लियर है भाई, ये बात चली थी इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया, करवा दिया भैया। एमजी का भी करवा दिया, एमएन का भी करा दिया, क्लोरीन का भी करा दिया। आपके सिलेबस से चैप्टर कट चुका है, लेकिन मैं काटूंगा नहीं, मैं कराऊंगा इसको कोर्स, मैं कराऊंगा इस चैप्टर, लेकिन वो बाद में कराऊंगा, लेकिन मैंने करवा दिया। इसको आप अपने नोट्स में जरूर लिख लेना भैया, वो मैंने आपको बता दिया। मैं चैप्टर नंबर 13 यहीं से खोलता हूँ, बताना चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस वाला दिखा या नहीं दिखा तुम्हें, दिख रहा है फोटोसिंथेसिस वाला।
फोटोसिंथेसिस वाला दिख रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर दिख रहा है, चलो ठीक है साहब। चलिए अब बात करते हैं बच्चों साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, उससे आगे की चर्चा करते हैं। बच्चों वो क्वेश्चन जरूर याद रखना, एमएन वाला क्वेश्चन, मेरा उसके साथ बहुत अच्छा नाता है उस क्वेश्चन के साथ, क्योंकि भाई जब जिस साल मेरा एआईपीएमटी था मेरे टाइम पर, मैं एग्जाम सेंटर के बाहर रिवाइज कर रहा था, मैंने बताया भी था आप लोगों को पहले, और मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यही देखा था और यही मेरे पेपर में आ गया था भाई। हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ, यही देखा और यही आ गया अंदर पेपर में। दिस इज कॉल्ड किस्मत, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस। बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑक्सीडाइजेबल, जिसको ऑक्सीडाइज कर सके। आपको पता, आप खाना खाते हो, सेल एब्जॉर्ब करती है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, सेल में जाता है, O2 जाती है, O2 उस खाने को जलाती है, ऑक्सीडाइज करती है, उससे एनर्जी निकलती है, फिर आप उसे एटीपी की फॉर्म में स्टोर करते हो। वो तो बात हुई कहाँ की, जब आप माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ पर अपने को बात करनी है किसकी, क्लोरोप्लास्ट की, और उसको आप बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेते हो। बच्चों बॉन्ड एनर्जी, जो जनरल बॉन्ड एनर्जी है, वो क्या है आपका एटीपी, आप जानते ही हैं। स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक एटीपी कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स में एनर्जी, केमिकल बॉन्ड की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, जिसे एनर्जी करेंसी कहते हैं, वो क्या है, जनरली एटीपी। वैसे सिर्फ एटीपी ही ओनली एनर्जी करेंसी नहीं है, एटीपी के अलावा NADPH2, NADPH, NADH, GTP, TTP, सब तरह के हैं। क्लियर है भाई? लेकिन जो सबसे कॉमन एनर्जी करेंसी है वो क्या है बच्चों, एटीपी। द प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिससे ये एटीपी बनता है, ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन। और ये दो और सेल ऑर्गेनली हैं जहां पर ये एटीपी मैन्युफैक्चर होते हैं। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी फेमस क्वेश्चन, एंड नंबर 2 इज क्लोरोप्लास्ट। बच्चों क्लोरोप्लास्ट में लाइट की मदद से, सनलाइट की मदद से एक प्रक्रिया हो रही है, बार बता चुका हूँ, इसे हम इसलिए फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फोटो वर्ड फॉर लाइट, ये आपको पता है, मैं एक एक वर्ड का मतलब समझा रहा हूँ भाई आप लोगों को। इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। बच्चों इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, तो घबराइएगा नहीं। इसका मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इन दी प्रेजेंस, ये आईपी लिखा है ना, ये लिखा देखो आईपी, आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, आई फॉर इनऑर्गेनिक, पी फॉर फॉस्फेट। किसी बच्चे ने पूछा था ये कल क्वेश्चन। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट लिखा हुआ है। जब दो सिस्टम एक साथ काम करते हैं, व्हेन द टू सिस्टम फोटो सिस्टम वर्क इन अ सीरीज, पहले PS2 फिर PS1, इसे हम क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक। वो आपको पता है, बोरिंग रिपीटिशन है, बार बार वही है। द टू फोटो सिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रू, दोनों फोटो सिस्टम आपसी में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये भी आपको पूरा का पूरा पता है। एज सीन अर्लियर इन जेड स्कीम, जैसा कि आपने जेड स्कीम में देखा। क्वेश्चन तो यहाँ से भी आता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जेड स्कीम के अंदर एटीपी, यानी बोथ एटीपी एंड NADPH+H+ आर सिंथेसाइज्ड बाय दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। इस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो से बच्चों दोनों चीजें बनती हैं। अरे मुश्किल तो नहीं लग रहा यार? मुश्किल लग रहा हो तो बता देना, बोल और स्लो कर दूंगा। मुश्किल तो नहीं लग रहा है किसी को यार? बोल देना भैया, शर्माने की जरूरत नहीं है भैया। मेरा मकसद इंटेलिजेंट को पढ़ाना बिल्कुल नहीं है भैया, साफ बताऊं, मेरा मकसद है सबको समझाना। जो इंटेलिजेंट है भैया घर बैठो अपने, आपकी इंटेलिजेंसी अपने पास रखो। उसके बाद जब ओनली PS1 फंक्शनल होता है बच्चों, जब ओनली PS1 फंक्शनल होता है, द इलेक्ट्रॉन इज सर्क्यूलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम में ही सर्कुलेट करता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन के अपहिल विद एंड डाउनहिल, वापस से क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन गया था, वापस से वहीं लौट कर आ गया। एंड द फॉस्फोराइलेशन अकर, हाँ एटीपी बनता है। ये देखो बच्चों एटीपी बन रहा है, बड़े ध्यान से देख सकते हैं साहब। और देखो सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही है, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करिए, आपके सामने ही है डायग्राम को ही तो यहाँ लिखा गया है। ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कह रहा अब पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग, कह रहा एक पॉसिबल लोकेशन बताइए जहां पर ये चीज होगी। दिस इज स्ट्रोमा लैमिली, अगर आपको याद हो, क्योंकि स्ट्रोमा लैमिली एक्सपोज होता है पूरा का पूरा, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ PS1 प्रेजेंट होता है, PS2 नहीं होता। याद आ रहा होगा आप लोगों को, PS1 ही होता है यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्सपोज है, क्योंकि जो भी पोर्शन एक्सपोज होता है वहाँ PS1 होता है। लिखा है कुड हैपनिंग इन द स्ट्रोमा लेवल, ये बात पहले बता दूं। वाइल द मेम्ब्रेन और लैमिली ऑफ ग्रेना, यानी थाइलाकोइड की बात कर रहे हैं, ऐसे अरेंज होते हैं ग्रेनम में।
तो जो ये एक्सपोज नहीं हो रहा है पार्ट, उधर तो PS2 होता है, आपको पता है, और जो एक्सपोज्ड हो रहा है वहां पर क्या होता है, PS1 होता है, आपको पता है, वहां पर PS1 होता है। पता है नहीं पता? बोलो भाई, बोलो। वही बात लिखी हुई है, आप चेक कर लीजिए, ये लिखा हुआ है साहब, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला है मैंने। While the membrane or lamella of the grana have both PS1 and PS2, मैंने फोटो भी दिखाया था आप लोगों को, बहुत शानदार। द स्ट्रोमा लैमिली, मेम्ब्रेन्स लैक स्ट्रोमा लैमिली में क्या एब्सेंट होता है, PS2 एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे पूछेगा दिस इज स्ट्रोमा लैमिली, कह रहा है स्ट्रोमा लैमिली में क्या एब्सेंट होता है, PS2, ओनली PS2, ओनली NADP रिडक्टेज, बोथ PS2 एंड NADP रिडक्टेज एंजाइम। बताइए बताइए, बोथ, दोनों चीजें एब्सेंट होती हैं। PS2 तो है ही नहीं, और उसके साथ साथ NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं है। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास, अब है ही नहीं क्योंकि NADP प्लस पर कोई लेने वाला है ही नहीं। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास ऑन टू NADP प्लस, अब लेगा ही नहीं वो NADP प्लस क्योंकि एंजाइम ही नहीं है वहां पर। बट वापस से फिर क्या होगा, फिर ये बट इज साइक्लिज बैक टू PS1, वापस से इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया जाएगा, PS1 को। कॉम्प्लेक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, किसकी मदद से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से। द साइक्लिक फ्लो हैंस रिजल्ट ओनली इन सिंथेसिस ऑफ ATP, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा बच्चों, ATP बनेगा, बट नॉट NADPH+H+, NADPH+H+ नहीं बनेगा। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन तभी होता है, ऑल्सो अकर्स व्हेन ओनली लाइट ऑफ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर से ज्यादा, तो अपन मान लेते हैं 700 नैनोमीटर की लाइट जब अवेलेबल होगी एक्साइटेशन के लिए, तभी PS1 अकेला काम करेगा। अगर दोनों लाइट गिर रही हैं 680 और 700, तो दोनों काम करेंगे। बोलो साहब, यहाँ तक का भी क्लियर? इसमें से मेरे हिसाब से मुझे कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप NCERT का ही लिख लेना अपने पॉइंट बना बना के भैया, भाई लिख लोगे। अब इसको और करवा देता हूँ यार, 1 मिनट, 5-10 मिनट का टाइम लगेगा, करते हैं, खत्म कर देते हैं, कल से डार्क रिएक्शन चालू हो जाएगी, कहने का मतलब। कर दें, जल्दबाजी तो नहीं है किसी को, पढ़ तो रखा ही है। भाई किसी को जल्दी है, टाइम, हाँ, किसी ने टाइम दे रखा है सेटिंग वेटिंग को तो जा सकता है, हम तो पढ़ेंगे। क्यों भाई, हम तो पढ़ेंगे भाई, भाई जिसको जाना है वो जा सकता है, किसी ने टाइम दे रखा है तो चले जाओ, और जिन्होंने नहीं दे रखा वो कह दो कि भैया आधे घंटे रुक जा, थोड़ी देर कलेश मत बचावे, रात को कर लेंगे बात। क्लियर है भाई? हाँ, क्योंकि बेटा इतिहास गवाह है, सबका कटा है, तुम्हारा भी कटेगा। कैमी ऑस्मोटे हाइपोथेसिस। बच्चों लेट अस नाउ ट्राई, है ना, लेट अस नाउ ट्राई, let us try understand how actually ATP is synthesized, how actually, अरे रुको, how actually ATP synthesis, मैं तो सोच रहा हूँ रात को 2 बजे क्लास रख दिया करूँ, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, 1 मिनट रुक जाओ, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन का जवाब देना, सर जब दोनों फोटो, अबे अबे रुक जाओ, अबे अरे दोबारा टाइप कर दिया यार, सुनो बच्चों, है ना, लेट अस नाउ ट्राई द अंडरस्टैंड हाउ, सर जब दोनों फोटो सिस्टम काम करेंगे तो रिएक्शन हमेशा नॉन साइक्लिक होगी। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, बिल्कुल सही है तू मेरे प्यारे बेटे, जब दोनों फोटो सिस्टम काम करते हैं ना मेरे बेटे, तो नॉन साइक्लिक ही होता है मेरे बेटे। बोलो बेटे, वो सच्ची में चला गया एक तो, कह रहा भाड़ में गया, मैं तो सेटिंग से मिलूंगा, वो प्यारी है। अबे भैया वो बेस्ट फ्रेंड के साथ बिजी है। लेट अस नाउ ट्राई एंड चलो कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे। बोलो यहाँ तक का समझ में आया, ये बताओ, यहाँ तक का समझ में आया? यहाँ तक कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा। यहाँ तक का समझ में आया भाई? चलिए चलो ठीक है, चलिए सर।
धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। बोलो यहाँ तक का समझ में आ गया ना? इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक का संभाल लीजिएगा, अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो भेज दीजिएगा भाई, है ना? डाउट भेज दीजिएगा, सॉल्व कब होगा पता नहीं, है ना? लेकिन डाउट भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को ठीक है, चल हाँ, सुबह क्लास है, टाइम पर आना सारे के सारे, जागना है, सुबह क्लास है बच्चों, टाइम पर आया करो, आप लोगों के कारण छुट्टी करनी पड़ती है, आ जाना टाइम पर, ठीक है बच्चों, क्लास है। गुड नाइट।